हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? और बढ़िया हो ना? तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी जियोग्राफिकल थॉट से रिलेटेड है। जियोग्राफिकल थॉट अगर हम बात करें, ये जो आपकी क्लास रहने वाली है ये आपकी पीजीटी जियो के लिए इम्पोर्टेंट है, पीजीटी ज्योग्राफी और आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, पीजीटी ज्योग्राफी की बात करें या आपके नेट के एग्ज़ाम की बात करें तो इसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज की क्लास। और इसमें मैं आपको जो जियोग्राफर पढ़ाने वाली हूँ वो है भाई आपके हम्बोल्ट महोदय और कार्ल रिटर महोदय। हम्बोल्ट महोदय और कार्ल रिटर महोदय। हम्बोल्ट महोदय और कार्ल रिटर महोदय, इनकी बात करें तो दोनों के दोनों समकालीन थे, यानी दोनों के दोनों एक ही टाइम पर थे। और उसके अलावा इन दोनों की मृत्यु भी एक ही टाइम पर हुई 1859 में। 1859 में इन दोनों की मृत्यु एक ही सन में हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो एक बुक प्रकाशित हुई थी। वो बुक किसकी थी? डार्विन महोदय की। डार्विन महोदय की एक बुक थी जो उसी वर्ष प्रकाशित हुई थी। बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस। ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि जिस साल आपके हम्बोल्ट और कार्ल रिटर मरे थे तो उस साल कौन सी बुक फेमस हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी, प्रकाशित हुई थी? तो वो बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन महोदय की, 1859 में, जब ये दोनों मरे थे, हम्बोल्ट और रिटर। हम्बोल्ट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे इन्होंने। ये हमेशा घूमने वाला व्यक्ति था, ये हमेशा कुर्सी पर टिक कर काम करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, तो हम्बोल्ट महोदय की बात करें तो हम्बोल्ट महोदय की फेमस बुक का नाम था भाई कॉस्मोस। हम्बोल्ट महोदय की फेमस बुक का नाम था कॉस्मोस। एग्जाम में पूछी जाती है कॉस्मोस। ठीक है, 5 खंडों में विभाजित थी ये, 5 खंडों में विभाजित थी हम्बोल्ट महोदय की कॉस्मोस पुस्तक। कार्ल रिटर की बात करें तो इसकी भी एक फेमस पुस्तक थी, कौन सी? आर्डकुंडे। आर्डकुंडे कार्ल रिटर महोदय की फेमस पुस्तक का नाम। 19 खंडों में बटी हुई थी, यानी 19 भागों में बटी हुई थी कार्ल रिटर की आर्डकुंडे पुस्तक। हम्बोल्ट एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले समताप रेखाओं का यूज किया। समताप रेखाएं आप जानते हो ना, ऐसी रेखाएं जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हैं तो उन्हें कहते हैं समताप रेखाएं। तो समताप रेखाएं सबसे पहले मानचित्र पर किसने बनाई? हम्बोल्ट महोदय ने। किसने यूज किया सबसे पहले इनका? हम्बोल्ट महोदय ने। उसके अलावा वनस्पति विज्ञान, शरीर विज्ञान, यानी शरीर की जो संरचना कैसे हुई है, क्यों हुई है, इन सब चीज़ों से भी बात करें तो आपका जो हम्बोल्ट महोदय है इसको विस्तृत ज्ञान था इन सभी के बारे में। इसने हम्बोल्ट महोदय ने एंडीज पर्वतमाला की चोटी थी चिम्बाराजो। एंडीज पर्वतमाला की चोटी थी चिम्बाराजो। इस चोटी की चढ़ाई की किसने? आपके हम्बोल्ट महोदय ने एंडीज पर्वत की चोटी चिम्बाराजो की चढ़ाई की। और एक चीज़ का पता लगाया कि ऊंचाई के साथ, यानी हाइट के साथ आपके वायु दाब का संबंध होता है। हाइट के साथ क्या होता है कि वायु दाब का संबंध होता है, वायु दाब कम होता है, अधिक होता है। इस चीज़ का पता लगाया किसने? हम्बोल्ट महोदय ने। समझ गए ना? यानी चिम्बाराजो पर्वत की चढ़ाई की और पता लगाया कि ऊंचाई के साथ आपके वायु दाब का संबंध होता है। अब जो आपके हम्बोल्ट महोदय और रिटर महोदय, दोनों के दोनों 18वीं सदी की जो विचारधारा है, 18वीं सदी के विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरी तरह से पूरा बोलबाला था इनका 18वीं शताब्दी में। और हम्बोल्ट को तो आखिरी महान पॉलीमैथस की भी संज्ञा दी गई थी। हम्बोल्ट महोदय को आखिरी महान पॉलीमैथस भी कहा गया था, पॉलीमैथस की भी संज्ञा दी गई थी हम्बोल्ट महोदय को। ठीक है, उसके अलावा जो इसकी बुक थी भाई कॉस्मोस, हम्बोल्ट महोदय की जो कॉस्मोस बुक थी वो क्रमबद्ध भूगोल का शास्त्रीय ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल का, यानी आपकी सिस्मेटिक जो ज्योग्राफी होती है तो क्रमबद्ध भूगोल का एक शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। जैसे आपके ये होते हैं ना शास्त्रीय ग्रंथ कौन से? जैसे हमारे सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, इसी तरह से इसको
जो हम्बोल्ट की कॉस्मोस थी, इसको क्रमबद्ध भूगोल का शास्त्रीय ग्रंथ भी माना जाता है। तो हम्बोल्ट ने बहुत काम किया था। आपने एक पढ़ी भी तो थी ना, हम्बोल्ट की धारा। पेरू के पास, पेरू के तट पर जो हम्बोल्ट की धारा बहती है, उस धारा का भी पता हम्बोल्ट महोदय ने ही लगाया था। ठीक है, तो उस धारा का भी पता किसने लगाया था? हम्बोल्ट महोदय ने ही। उसके अलावा जो हम्बोल्ट महोदय था, इसने वर्षा और वन के बीच, वर्षा और वन के बीच जो संबंध पाया जाता है उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। वर्षा और वन के मध्य जो संबंध है उसको स्थापित किया, उसको डिस्क्राइब किया। और इसने एक वर्ड की रचना की थी हम्बोल्ट महोदय ने, कोस्मोग्राफी। कोस्मोग्राफी वर्ड की रचना की थी। कोस्मोग्राफी, ग्राफी आएगा। कोस्मोग्राफी वर्ड की रचना की किसने? हम्बोल्ट महोदय के। आपके नेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, DSSB में यहाँ से क्वेश्चन आता है, KVS में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये आते हैं। समताप रेखाओं का सबसे पहले यूज किसने किया? कोस्मोस किसकी पुस्तक थी? कितने खंडों में बटी हुई थी? आखिरी महान पॉलीमेथस किसे कहा जाता है? कोस्मोग्राफी शब्द की रचना करने वाले कौन थे? कौन सा ग्रंथ क्रमबद्ध भूगोल का शास्त्रीय ग्रंथ कहा जाता है? चिम्बो राजव पर्वत की चढ़ाई किसने की? और आपकी ऊंचाई के साथ वायु दाब के संबंध को किसने स्पष्ट किया? तो ये सारे महान काम करने वाला कौन था? हम्बोल्ट महोदय। अब सुनो थोड़ा कार्ल रिटर के बारे में। कार्ल रिटर, जिसे मैंने बताया भाई आर्डकुंडे, ये जो इसकी आर्डकुंडे पुस्तक थी, इसे एक नाम भी दिया गया। क्या कहा गया आर्डकुंडे को? पृथ्वी का विज्ञान। कार्ल रिटर की जो आर्डकुंडे पुस्तक थी, इसे पृथ्वी का विज्ञान भी कहा गया। यानी पृथ्वी के बारे में इतनी डिटेल से चीज़ें थी कि पूरी साइंस को भी फेल कर दिया। इसीलिए आर्डकुंडे को, कार्ल रिटर की आर्डकुंडे को पृथ्वी का विज्ञान भी कहते हैं। ये एक उद्देश्यवादी विचारक थे। कैसे थे? उद्देश्यवादी विचारक थे। अब की बार आपके एचटेट में आई थिंक कार्ल रिटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया भी था। तो ये एक उद्देश्यवादी विचारक थे जिसकी रचना थी आर्डकुंडे, जिसका पृथ्वी का विज्ञान 19 खंडों में बटी हुई थी। आपके बर्लिन में, जो बर्लिन है, बर्लिन में जियो के प्रोफेसर, यानी भूगोल के प्रथम प्रोफेसर बने थे ये बर्लिन विश्वविद्यालय में। और भूगोल के प्रथम प्रोफेसर बनने का गौरव भी किसे प्राप्त है? कार्ल रिटर को। भूगोल के विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बात करें ना, वर्ल्ड में भूगोल का पहला प्रोफेसर कौन बना था? तो भाई कार्ल रिटर महोदय ही बना था। उसकी मृत्यु आप सबको पता है, दोनों की मृत्यु 1859 में हुई जब डार्विन की पुस्तक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कार्ल रिटर को एक अनुभाविक, बात करें आपका अनुभाविक विज्ञान भी कहा जाता है। यानी अनुभवों पर इसको काफ़ी अनुभव था हर चीज़ का। कुर्सी पर बैठे बैठे इसने भूगोल पर बहुत सारा वर्क किया था, बहुत सारा काम किया था। अब जो आपका कार्ल रिटर है, मैं एक चीज़ बोल रही हूँ भाई, कुर्सी पर बैठे बैठे इसने बहुत सारा काम किया था, इसीलिए कार्ल रिटर को आराम कुर्सी का भूगोलवेता कहते हैं। क्या कहते हैं? आराम कुर्सी का भूगोलवेता। यानी ऐसा भूगोलवेता जो कि कुर्सी पर बैठ बैठ कर जिसने काम कर दिए हो, तो इसीलिए इसे कहा जाता है आराम कुर्सी का भूगोलवेता। आपकी हम्बोल्ट और रिटर दोनों के कार्यों में कहीं कहीं तो आपकी इक्वल पाए जाते हैं, यानी समानता पाई जाती हैं, और कहीं कहीं पर विरोध भी देखा जाता है दोनों के कार्यों में, हम्बोल्ट के में और कार्ल रिटर में। तो पहले पढ़ेंगे हम इनके काम में कौन कौन सी समानता पाई गई। कार्ल रिटर और आपका हम्बोल्ट महोदय, इनके कार्यों में जो भूगोल से रिलेटेड थे या इनके जीवन में कौन कौन सी समानताएं पाई जाती हैं। तो समानता की बात करते हैं तो देखो, एक समानता तो यही थी कि भाई दोनों के दोनों 1859 में मरे। एक समानता तो यही थी ना कि दोनों के दोनों 1859 में इनकी मृत्यु हुई। और दोनों का मानना था कि जो आपका विज्ञान है या जो भी आपका भूगोल है, भूगोल का जो बेस होता है वो निरीक्षण के द्वारा प्राप्त होता है। किसी भी चीज़ का निरीक्षण करो और उसके बाद जो आपको तथ्य प्राप्त होते हैं
उन तथ्यों से ही आपको ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ थी ये। आपको किसी भी चीज़ को पहले जांचना चाहिए, वो चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है, और जब वो ठीक है उस तथ्य को फिर अपना ज्ञान बनाना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। हम्बोल्ट और कार्ल रिटर दोनों के दोनों जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। दोनों में ये समानता थी। उसके अलावा दोनों ने ही प्रकृति के कारण और कार्य कारण पर बल दिया। ठीक है, आपका हम्बोल्ट महोदय ने भी और कार्ल रिटर महोदय ने भी प्रकृति की एकता या कारण, ठीक है, एकता भी जोड़ लो, प्रकृति के कारण, प्रकृति की एकता, प्रकृति के कार्य कारण, इन सभी पर क्या दिया? बल दिया। ये तो इनकी समानता की बात कि मृत्यु एक साल हुई, निरीक्षण द्वारा तथ्यों का ज्ञान कहती थी, जर्मनी के निवासी थे, प्रकृति के एकता, उसके कार्य, उसके कारण आदि पर इन्होंने बल दिया। अब हम पढ़ेंगे इनकी असमानता कि भाई ये दोनों एक दूसरे से किस बात में और कैसे अलग थे। तो असमानता, हम्बोल्ट और कार्ल रिटर के बीच असमानता। तो एक तो सबसे बड़ी असमानता यही थी कि हम्बोल्ट आपके घूमने फिरने वाले व्यक्तियों में से थे, यानी देखो कहाँ पर्वतों की चढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ हम्बोल्ट जलधारा का पता लगा रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं, और आपका कार्ल रिटर कुर्सी पर आराम से बैठे हुए भूगोल में काम कर रहा है। तो एक तो आपका आराम कुर्सी का संस्थापक कहा जाता है और एक आपका घूमने फिरना। दूसरा, जो आपका हम्बोल्ट महोदय था वो आपके क्रमबद्ध भूगोल में अध्ययन करता था, यानी क्रमबद्ध भूगोल को मानता था, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को मानता था। ठीक है, उसके अलावा आपका कार्ल रिटर प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन को बल देता था कि जो भूगोल है उसके अंदर प्रादेशिक तौर पर चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए कार्ल रिटर के अनुसार। दूसरे, हम्बोल्ट आपके एक क्या थे? खोजकर्ता थे। मैंने अभी बताया ना, घूमने फिरने वाले थे, एक खोज करता थे। जबकि कार्ल रिटर आपके कैसे थे? आराम कुर्सी के, यानी आराम कुर्सी का भूगोल वेता इन्हें कहते हैं। कुर्सी पर बैठकर ही सारा वर्क इन्हें आपस में करना था। जो कार्ल रिटर थे, जो हम्बोल्ट थे आपके, हम्बोल्ट की जो विधि थी आगमनात्मक थी, आगमनात्मक विधि था। साइकोलॉजी में आपने ये विधि पढ़ी है, आगमन विधि, निगमन विधि। जबकि कार्ल रिटर निगमन विधि को ज़्यादा अच्छा मानते थे। निगमन यानी पहले नियम को पढ़ो फिर उदाहरण की ओर चलो। यहाँ पर पहले उदाहरण दो किसी भी चीज़ का, फिर उसके नियम को पढ़ो, सिद्धांत को पढ़ो। तो आपके हम्बोल्ट महोदय आगमन विधि से रिलेटेड थे, कार्ल रिटर महोदय निगमन विधि से रिलेटेड थे। अब हम्बोल्ट की जो विभिन्नता थी, तो विभिन्नता की एकता का आधार हम्बोल्ट का वैज्ञानिकता था, यानी वैज्ञानिकता के आधार पर ये विभिन्नता में एकता ढूंढते थे। और जबकि रिटर आपके उद्देश्यवादी थे, यानी उद्देश्य परक था इनका। विभिन्नता में जो एकता होगी वो उद्देश्य परक होती है कार्ल रिटर के अनुसार, और हम्बोल्ट महोदय के अनुसार विभिन्नता में जो एकता होती है वो आपकी वैज्ञानिकता होती है। ठीक है, तो भाई ये थे आपके हम्बोल्ट महोदय और रिटर महोदय। एक छोटी सी क्लास में मैंने आपको समझाया है, वैसे पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे जब आप कोर्स लोगे। ठीक है, आप कहोगे मैम हर क्लास में कोर्स के बारे में कहते हैं, भाई आपके भले के लिए ही है। आपको ये नहीं पता कि 10-10 बुक उठाकर हमने पेड कोर्स तैयार किया है, किसी पर्टिकुलर एक बुक से आपका पेड कोर्स तैयार नहीं हुआ है, तो बहुत सारी मेहनत लगी है। तो अगर आप चाहते हो अपने पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम क्रैक करने, देखो एक ही पेड कोर्स से आप DSSB, KVS, NVS और उसके अलावा आप HTET के पीजीटी लेवल और अदर स्टेट का पीजीटी लेवल इजीली क्रैक कर सकते हो। और उसके साथ साथ नेट का भी पेड कोर्स अवेलेबल है, नेट की भी आप वहां से तैयारी कर सकते हो, जियो की। और पेड कोर्स लेने के बाद आप देखोगे कि आपने कितना कुछ पढ़ा है। हाँ मैम ठीक बोल रही थी। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप ये जो आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ना, यही सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा डिटेल में है पेड कोर्स के अंदर। तो जब अगर आप पेड कोर्स को लोगे ईजिली क्रैक हो जाएगा। मैं आपसे बैक लगाने के लिए भी तैयार हूँ, पर अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो। अगर आपने तैयारी नहीं की, ये ना हो कि पेड कोर्स लेकर बैठ के तैयारी नहीं करोगे तो कैसे क्लियर होगा। तो उसमें जो वीडियोस हैं, जो व्यूज़ हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ोगे। उसके साथ साथ आपको PDF भी दिए जाएंगे, क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपके क्वेश्चंस का लेवल आपको पता चल जाए हर एग्ज़ाम में कैसे आता है। ठीक है, तो अगर आप
पीजीटी पेड कोर्स ज्योग्राफी का और नेट पेड कोर्स ज्योग्राफी का लेना चाहते हो तो अचीवर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पर जाके आपको पेड कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। बट थोड़ा रुकना पड़ेगा, 15 फरवरी के बाद आपको पेड कोर्स अवेलेबल वहाँ पर दिख जाएगा, अभी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो फिर मैसेज मत करना कि मैम हमें अभी दिख नहीं रहा है, तो मिल जाएगा भाई, 15 फरवरी से वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐप में डालने में काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। नेट का भी इशू हो गया था बीच में, तो आपको कोर्स जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ से आप अपना तैयारी कर लेना और पीजीटी का एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर गवर्नमेंट जॉब लग जाना। मेरी विश है आपके साथ, ये बेस्ट विश, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। तो फिर मिलेंगे, तब तक आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कवरअप कर लेना। देखो जो ले सकते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं ले सकते उनके लिए तो मैं वीडियो बना ही रही हूँ पीजीटी लेवल की, नेट लेवल की, तो आप यहाँ से भी उनको देख सकते हो। पर क्या होता है ना, यूट्यूब पर हम इतनी ज़्यादा डीपली चीज़ें नहीं पढ़ा पाते, इतनी लंबी लंबी वीडियो भी नहीं बन पाती भाई यूट्यूब पर, तो इसीलिए पेड कोर्स निकाला है ताकि जो बच्चे ले सके तो ले लो और अपना फ्यूचर बना लो, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।